इतिहास वो नहीं जो हमें बताया गया, और किताब वो नहीं जो हमने पढ़ी। कुछ नाम छुपा दिए गए, कुछ चेहरों को महिमा मंडित किया गया। सच्चाई कभी सिलेबस में थी ही नहीं, और जो था वो शायद लिखा हुआ झूठ था। इस एपिसोड में हम उन्हीं झूठों की परतें खोलेंगे जो हमारी सोच, हमारी पहचान और हमारे देश के इतिहास में छिपाए गए। राजनीति से लेकर पाठ्यक्रम तक, अंग्रेजों से लेकर आज की सरकारों तक, हर पन्ने का सच सामने आएगा। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, ये है उस कहानी की तलाश जो सच में कभी लिखी ही नहीं गई। लिखा हुआ झूठ। सोचिए, अगर कोई बाहर से आए और आपको बोले कि आपका इतिहास, आपकी भाषा, आपकी संस्कृति सब घटिया है, और फिर बोले कि अब हम तुम्हें सभ्यता सिखाएंगे। आज जो हम अंग्रेजी में सोचते हैं उसी को मॉडर्न समझते हैं। उस माइंडसेट की शुरुआत 1835 में हुई थी। एक आदमी आया, थॉमस बैबिंगटन मैकॉली, और उसने वो किया जिसने इंडिया का फ्यूचर हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम बात करेंगे मैकॉलिज्म की, एक ऐसी सोच जिसने हमें पढ़ाया लेकिन हमारी सोच बदल दी। मैकॉली एक ब्रिटिश पॉलिसी मेकर था। उसे इंडिया भेजा गया था ताकि यहां की एजुकेशन पॉलिसी मॉडर्न बनाई जा सके। लेकिन उसका मकसद क्या था? एजुकेशन देना या इंडियन माइंड्स को कंट्रोल करना? 1835 में उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट दी, मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन। उसमें वो साफ कहता है, We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern. A class of persons Indian in blood and color, but English in tastes, in opinions, in morals, and in intellect. साफ मतलब इंडिया के लोग दिखने में भारतीय रहें लेकिन सोचें एकदम अंग्रेजों की तरह। इंडिया में पहले से ही गुरुकुल, पाठशाला और रीजनल लर्निंग सिस्टम्स थे। एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, मैथ्स, लॉजिक सब कुछ डेवलप हो रहा था। पर मैकॉली के बाद सब नॉन साइंटिफिक डिक्लेयर्ड कर दिया गया। संस्कृत, फारसी, तमिल, अरबी सब भाषाओं को धीरे धीरे एजुकेशन से बाहर किया गया। देश के स्कॉलर्स को इररेलेवेंट बना दिया गया। ब्रिटिश एजुकेशन का मकसद ये नहीं था कि भारत आगे बढ़े, बल्कि ये था कि वो ब्रिटिश राज के लिए परफेक्ट क्लर्क्स पैदा करे। सोचो, पढ़ाई का मकसद बन गया नौकरी, ना कि ज्ञान। और आज भी वही पैटर्न है। स्कूल, एग्जाम, जॉब, क्रिटिकल थिंकिंग, कल्चर, फिलॉसफी ऑलमोस्ट गायब है। आज हम प्राउडली बोलते हैं आई थिंक इन इंग्लिश, लेकिन यह गर्व की बात है या गुलामी की पहचान? हम अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में डालते हैं क्योंकि सोसाइटी में वैल्यू वही है। जो रीजनल भाषा में सोचे उसे बैकवर्ड समझा जाता है। मैकॉलिज्म का असली डैमेज ये था कि उसने हमारी सोच पर कब्जा कर लिया। हमने अपनी हिस्ट्री, कल्चर, इवन आइडेंटिटी को सेकंड क्लास मान लिया। ब्रिटिशर्स चले गए पर उनका माइंडसेट छोड़ गए। इंडिपेंडेंस के बाद भी हमारी एजुकेशन सिस्टम कॉलोनियल ही रही। क्वेश्चन ये है, क्या हमें अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए? नहीं, पढ़ो, सीखो, दुनिया से जुड़ो, लेकिन अपनी जड़ें मत भूलो। मैकॉले ने जो सिस्टम डिजाइन किया वो 200 साल बाद भी हमें उसी पटरी पर चला रहा है। और आज का भारत डिजिटल कॉलोनियलिज्म में जा रहा है। सोच रहे हैं यूट्यूब, टिकटॉक, नेटफ्लिक्स में, पर सोचने का तरीका किसने डिसाइड किया? मैकॉलिज्म सिर्फ एक पॉलिसी नहीं थी, वो एक मेंटल स्लेवरी थी। आज जरूरत है अपनी भाषा, इतिहास और सोच को रिक्लेम करने की। जब तक हम खुद को बाहर से देखते रहेंगे, हम खुद को समझ ही नहीं पाएंगे। मैकॉले कोई कहे, भाई तू हिंदी में क्यों बोल रहा है, तो उसे बताना, क्योंकि मैं उस सोच को तोड़ रहा हूं जो मैकॉले ने शुरू की थी। इतिहास सिर्फ पास्ट की कहानी नहीं होती, वो पावर होती है। जिसने इतिहास लिखा उसने भविष्य गढ़ा, और ब्रिटिशर्स ने इस बात को अच्छे से समझा। उन्होंने सिर्फ देश पर राज नहीं किया, उन्होंने हमारी कहानी पर भी कब्जा किया।
आज हम बात करेंगे कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी की, यानी ब्रिटिशर्स ने इंडिया की हिस्ट्री को कैसे रीराइट किया और क्यों। जब ब्रिटिश इंडिया आए, उन्होंने देखा कि यहां सिविलाइजेशंस, साइंस और स्पिरिचुअलिटी की गहराई है, लेकिन अगर वो सब सच में लोगों को बताने लगते तो उनकी लेजिटिमेसी खत्म हो जाती। इसलिए उन्होंने एक काम किया, इंडिया की इमेज बदली। उन्होंने लिखा कि इंडिया एक बैकवर्ड, अनसिविलाइज्ड देश है, जहां ब्रिटिश एनलाइटनमेंट और मॉडर्न सिविलाइजेशन लेकर आए। विलियम जोन्स, जेम्स मिल, विंसेंट स्मिथ जैसे इतिहासकारों ने इंडियन हिस्ट्री को लिखा, लेकिन अपने नजरिए से। जेम्स मिल ने कहा, इंडियन हिस्ट्री इज फुल ऑफ डार्कनेस एंड बार्बरिज्म। ब्रिटिशर्स ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड, ब्रिटिश पीरियड। अब सोचो, ये डिवीजन किसके फायदे में था? ये दिखाने के लिए कि हिंदू मुस्लिम हमेशा से लड़ते रहे और ब्रिटिश ही एकमात्र सिविलाइज्ड रूलर्स थे। उन्होंने रीजनल एम्पायर्स, ट्राइबल किंगडम्स और लोकल कल्चर्स को इग्नोर कर दिया। वो किंग्स जिनकी लड़ाइयां ब्रिटिश राज के खिलाफ थीं, उन्हें रेबल्स कहा गया, और जिनकी लड़ाइयां रीजनल थीं, उन्हें वायलेंट कहा गया। ब्रिटिश हिस्ट्री बुक्स में शिवाजी को रेडर, रानी लक्ष्मीबाई को ट्रबल मेकर और टीपू सुल्तान को फैनाटिक बताया गया। ब्रिटिशर्स ने सिर्फ इतिहास नहीं बदला, उन्होंने लोगों की आइडेंटिटी और यूनिटी को भी मैनिपुलेट किया। उन्होंने ऐसा इतिहास लिखा जिसमें हिंदू और मुस्लिम रूलर्स को एक दूसरे के दुश्मन की तरह दिखाया गया, जबकि हकीकत थी कई जगहों पर हिंदू मुस्लिम रूलर्स ने मिलकर राज किया। ब्रिटिशर्स को बस एक चीज चाहिए थी, डिवाइड एंड रूल, और इतिहास उनका सबसे बड़ा हथियार बना। इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को एकदम साइड लाइन कर दिया गया, बस गांधी नेहरू तक सीमित कर दिया। बोस, भगत सिंह, आजाद, इनकी आइडियोलॉजीज को डाइल्यूट किया गया। इंडिपेंडेंस से पहले ही कई इंडियन हिस्टोरियंस ने ब्रिटिश नैरेटिव को चैलेंज किया, लेकिन उनके काम को इमोशनल और नॉन एकेडमिक बताकर रिजेक्ट किया गया। राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर ने साफ कहा था कि ब्रिटिश एजुकेशन और हिस्ट्री हमें अपने खिलाफ कर रही है। और फिर भी कुछ भारतीयों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में सच्ची कहानियां लिखीं, लेकिन वो किताबें सिलेबस में नहीं आईं, और हम ब्रिटिश हिस्टोरियंस के बनाए ढांचे में सोचते चले गए। कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी ने सिर्फ हमारे इतिहास को नहीं, हमारी आत्मा को बदल दिया। हमें अपने पूर्वजों पर गर्व करना छोड़ दिया और कॉलोनियल रूलर्स को अपने मैसाया मान लिया। लेकिन अब समय आ गया है कि हम ये सवाल पूछें, जो इतिहास हमें पढ़ाया गया है, क्या वो सच था? जब 1947 में भारत को आजादी मिली तो हमें सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम मिली थी, मेंटल फ्रीडम नहीं। ब्रिटिशर्स चले गए, लेकिन उन्होंने एक ऐसा सिस्टम छोड़ दिया जो हमारी सोच को, हमारे सिलेबस को और हमारी कहानी को अपने ढंग से गढ़ता रहा। सवाल यह नहीं है कि इतिहास किसने लिखा, सवाल यह है कि इतिहास क्यों लिखा गया। इंडिपेंडेंस के बाद जब नई सरकार बनी, तब सबसे पहले सिलेबस पर काम शुरू हुआ, लेकिन ब्रिटिश एरा का जो ढांचा था वही रख लिया गया। नेहरूवियन नैरेटिव डोमिनेंट हो गया, यानी जो इतिहास गांधी, नेहरू और कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमे वही मेन स्ट्रीम बना। भगत सिंह, सुभाष बोस, सावरकर, सरदार पटेल जैसे फिगर्स को या तो छोटा दिखाया गया या पूरी तरह इग्नोर किया गया। क्यों? क्या आजादी सिर्फ कांग्रेस की थी? 1950s-80s के बीच कई ऐसे इतिहासकार आए जिन्हें कहा गया लेफ्ट लीनिंग या मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस। रोमिला थापर, इरफान हबीब, बिपिन चंद्र जैसे स्कॉलर्स ने मॉडर्न हिस्ट्री को रीफ्रेम किया। अब इरादा गलत नहीं था, वो सेक्युलर पर्सपेक्टिव देना चाहते थे, लेकिन इसमें देशभक्ति, धार्मिक पहचान और गौरव जैसे पहलुओं को पूरी तरह साइड कर दिया गया। रिजल्ट, इस्लामिक इन्वेजन्स के हिंसक पहलू सॉफ्ट कर दिए गए और हिंदू रूलर्स को मिथ या रीजनल फिगर कहकर सीमित कर दिया गया। यही वजह है कि आज भी बहुत से लोग राजा भोज, विक्रमादित्य या ललितादित्य के बारे में कुछ नहीं जानते।
सुभाष चंद्र बोस, जिसने आजादी के लिए पूरी दुनिया घूमी, सेना बनाई, उन्हें सिलेबस में सिर्फ 2 पैराग्राफ्स क्यों दिए गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने 565 प्रिंसली स्टेट को एक किया, उन्हें गांधी का फॉलोअर कहकर खत्म कर दिया गया। क्या यह इतिहास है या पॉलिटिकल ब्रांड बिल्डिंग? सिर्फ एक डायनेस्टी को ग्लोरीफाई करने के लिए कितनों को शैडो में डाल दिया गया। हिस्ट्री बुक्स में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, आहोम रूलर्स और रानी दुर्गावती को सिर्फ लोकल किंग बताकर हटा दिया गया, जबकि वो वही लोग थे जिन्होंने अपने खून पसीने से भारत को बचाया। हिस्ट्री ने हमें यह कभी नहीं सिखाया कि हमारे पूर्वजों ने कैसे रेजिस्ट किया, कैसे सरवाइव किया, कैसे आगे बढ़े। हमें सिर्फ ये सिखाया गया कि हम हमेशा हारते रहे और ब्रिटिशर्स ने हमें सिविलाइज किया। पोस्ट इंडिपेंडेंस में इतिहास को फिर से लिखा गया, लेकिन फिर से अधूरा लिखा गया। ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए लिखा था और आजादी के बाद हमारे नेताओं ने अपने नैरेटिव के लिए। हमें क्या मिला? एक ऐसा सिलेबस जो आधा सच बताता है और आधा छुपाता है। जब किसी देश की नई पीढ़ी को पुराना इतिहास सिखाया जाता है, तो वो इतिहास सिर्फ किताब नहीं होता, वो सोच बन जाता है। आजकल एक बड़ी बहस चल रही है, सिलेबस चेंज हो रहा है, चैप्टर्स हटाए जा रहे हैं। कुछ इसे सच्चाई की वापसी कहते हैं और कुछ इसे सिलेक्टिव एडिटिंग। आज हम जानेंगे क्या सिलेबस बदलना सही है और क्या इतिहास को बार बार रीराइट करना जरूरी है। एनसीईआरटी हमारे देश की कोर टेक्स्ट बुक बॉडी है। जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है वो यहीं से तय होता है। पिछले कुछ सालों में सिलेबस को रैशनलाइजेशन के नाम पर बदला गया, यानी ज्यादा भारी कंटेंट को हटाना, चैप्टर्स को छोटा करना, कुछ टॉपिक्स मर्ज करना। इसमें कुछ प्रोमिनेंट बदलाव हुए। मुगल एम्पायर के कुछ हिस्से शॉर्टन हुए, गुजरात रायट्स, बाबरी डेमोलिशन और कुछ डेमोक्रेटिक टॉपिक्स सिंप्लीफाई हुए, यहां तक कि डार्विन्स एवोल्यूशन थ्योरी तक सिलेबस से हटा दी गई। अब सवाल उठता है, क्या यह बदलाव सिलेबस लाइट करने के लिए है या यह सिलेक्टिव ओमिशन है? मुगल एम्पायर भारत के इतिहास का हिस्सा है, लेकिन क्या वो इतना सेंट्रल है जितना अब तक बताया गया? पहले के सिलेबस में मुगल्स पर कई चैप्टर्स थे, लेकिन भारत के अन्य महान साम्राज्य जैसे मौर्य, गुप्ता, चोलास, विजयनगर, इनका कवरेज कम था। अब नए बदलावों में मुगल चैप्टर्स को हटाया नहीं गया, बल्कि उन्हें कॉम्पैक्ट किया गया और सेकेंडरी रेफरेंस में रखा गया। तो यह कहना कि मुगलों को मिटा दिया गया है 100% सही नहीं है। सवाल यह नहीं कि मुगल या कोई और, सवाल यह है क्या सिलेबस में संतुलन है और क्या भारत की सारी सभ्यताओं को समान स्पेस मिल रही है। हर कुछ साल में सिलेबस को अपडेट किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को अपडेटेड थॉट मिले, एग्जाम लोड कम हो, करंट रेलेवेंस बनी रहे। लेकिन जब बदलाव ऐसा हो जहां कुछ घटनाओं को हटाया जाए, जैसे दंगों या विवादित घटनाएं, तो सवाल उठना लाजमी है। एक तरफ कहा जाता है कि बच्चों को नेगेटिव कंटेंट से दूर रखना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ कहा जाता है इतिहास छुपाने से समझ नहीं आती, कंफ्यूजन बढ़ती है। दोनों बातें सही हो सकती हैं, जरूरत है संतुलन की। कुछ लोगों का मानना है कि सिलेबस का बदलाव एक आइडियोलॉजिकल बदलाव है, जिसे वो सैफ्रोनाइजेशन कहते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ किसी एक आइडियोलॉजी के आने से कंटेंट बदल जाता है या फिर हर गवर्नमेंट अपने हिसाब से कंटेंट मोल्ड करती है? कांग्रेस सरकार में कुछ टॉपिक्स हाईलाइट हुए, बीजेपी सरकार में कुछ दूसरे। लेकिन कोई भी सरकार जब अपने हिसाब से सिलेबस बदले तो बच्चों को ट्रूथ नहीं वर्जन मिलता है। इतिहास में न सफेद होना चाहिए न काला,
बस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इतिहास कोई बटन नहीं है जिसे डिलीट या एडिट किया जा सके। उसे सही रूप में दिखाना एक जिम्मेदारी है। और सिलेबस का मकसद सिर्फ पास करवाना नहीं, सोच बनाना होना चाहिए। पहले पढ़ाई सिर्फ किताबों से होती थी। जो सिलेबस में था वही इतिहास समझा जाता था। लेकिन अब लाखों लोग YouTube शॉर्ट्स और रील्स देखकर इतिहास सीख रहे हैं। मोहक मंगल, ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत जैसे क्रिएटर्स हिस्ट्री के टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं और करोड़ों लोग देख रहे हैं। ये अच्छा भी है और रिस्की भी, क्योंकि अब लर्निंग डेमोक्रेटाइज्ड हो चुकी है, मगर साथ ही मिस इन्फॉर्मेशन का दरवाजा भी खुल चुका है। आज का यूथ सीधा सवाल करता है, ये सिलेबस में क्यों नहीं है? हमें ये क्यों नहीं बताया गया? जब वो देखता है कि NCERT में सुभाष चंद्र बोस के बारे में सिर्फ 2 पैराग्राफ हैं, लेकिन एक YouTube वीडियो 15 मिनट में पूरी कहानी बता देता है, तो उसमें सवाल उठते हैं। और वहीं से शुरू होती है क्यूरियोसिटी ड्रिवन लर्निंग। ये बदलाव जरूरी भी है, क्योंकि एक जागरूक नागरिक वही होता है जो अपनी जानकारी खुद वेरीफाई कर सके। हर वायरल वीडियो सच नहीं होता। कई क्रिएटर्स व्यूज के लिए आधा रिसर्च्ड, बायस्ड या सेंसेशनल कंटेंट डालते हैं। कोई मुगल्स को सुपर हीरो बना देता है, कोई शिवाजी को कैरिकेचर, कोई हिस्ट्री को रिलीजन वर्सेस रिलीजन बना देता है। यूथ को समझना होगा कि इंस्टाग्राम में ट्रूथ कंप्रेस्ड होता है, कंप्लीट नहीं, क्योंकि 30 सेकंड में सच नहीं आता, सिर्फ एंगल आता है। पहले स्टूडेंट्स टीचर से सवाल पूछते थे, अब वो इन्फ्लुएंसर्स से पूछते हैं। कभी हिस्ट्री की क्लास में बच्चे सो जाते थे, लेकिन अब वही बच्चा 2 AM पर पॉडकास्ट सुन रहा है। द रियल स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट रेवोल्यूशन। ये बदलाव पॉजिटिव हो सकता है अगर कंटेंट रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि किताबें आउटडेटेड हैं। किताबें हैं तो बेस लाइन है, क्रिएटर्स हैं तो कॉन्टेक्स्ट है। दोनों मिलेंगे तभी यूथ एम्पावर्ड होगा। आज का यूथ हिस्ट्री को सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ता, वो आइडेंटिटी के लिए पढ़ता है। लेकिन आइडेंटिटी का मतलब पोलराइजेशन नहीं, खुद को समझना होना चाहिए। इस एपिसोड में उठाए गए विचार सिर्फ एक कोशिश है सच्चाई को समझने, परखने और सोचने की। मेरा मकसद ना किसी राजनीतिक पार्टी को निशाना बनाना है, ना किसी सरकार, जाति या धर्म का अपमान करना, और ना ही किसी व्यक्ति या विचारधारा को नीचा दिखाना। अगर मेरी बातों से किसी की भावना को ठेस पहुंची हो तो मैं दिल से माफी चाहता हूं। हम सब का मकसद एक ही है, सच्चाई को जानना और देश को समझना, क्योंकि इतिहास अगर अधूरा हो तो सोच भी अधूरी रह जाती है।